Good morning, students. Today we are starting a new chapter, that is chapter number 9, Heredity and Evolution. We have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different. तो हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होते हैं, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उससे नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है और वो थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं. हमें ये भी पता है कि जो वेरिएशंस का क्रिएशन होता है वो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आते हैं वो काफ़ी कम होते हैं अगर हम उसको कंपेयर करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. अंडरस्टैंड? अब आप सबको रीज़न पता है इसके पीछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन क्यों होते हैं. तो एक रीज़न आप ये कह सकते हैं कि इसमें मियोसिस इन्वॉल्व है. गैमेट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस का सेल डिवीज़न होता है जिसकी वजह से वेरिएशंस बढ़ते हैं. सेकंड, आप ये कहेंगे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बाई पेरेंटल होता है और इस वजह से जो वेरिएशंस आने के चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. So if we observe a field of sugar cane, we find very little variations among individual plants, but in a number of individuals or other animals, including human beings, which reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individuals. तो अगर आप किसी शुगर केन फील्ड को देखें तो वहाँ पर सारे प्लांट्स आपको लगभग एक से नज़र आएंगे और अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग कॉलोनी में चले जाएं तो वहाँ आपको डिफरेंट काइंड्स के ह्यूमन बीइंग्स देखने को मिलेंगे. तो उनके अंदर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा. ऐसा ही दूसरे एनिमल्स के साथ भी होता है. तो आपको पता है कि शुगर केन का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हो रहा है जिसकी वजह से ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स आपके सामने आ रहे हैं वो लगभग उनके अंदर वेरिएशन इतने नहीं हैं. लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सो वी कैन सी डिस्टिंक्ट वेरिएशंस अमंग देम. In this chapter, we will study about the mechanism by which the variations are created and inherited. तो variations कैसे create होते हैं और कैसे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The long-term consequences of the accumulation of variations are also an interesting point to be considered. तो देखिए, अगर ये वेरिएशंस लंबे समय तक एक्यूमुलेट होते रहे, यानी हर जनरेशन में ये आते चले गए और धीरे धीरे हमारे जीनोम का, हमारे जीन्स का हिस्सा बनते चले गए, तो आगे चल के लंबे समय में क्या होगा, इसके कंसिक्वेंस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो पहला वाला टॉपिक है इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पर आप पढ़िए. Inheritance from the previous generation provides both a common body design and subtle changes in it. तो हमें हमारी पिछली जनरेशन से क्या मिला है? एक्चुअल में उन्होंने हमको एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन दिया है. हमारे पेरेंट्स ने हमको एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन दिया है और थोड़े बहुत वेरिएशंस साथ में मिले हैं हमको, है ना. तो आने वाली जनरेशन में भी जब आप उनको अपने जीन्स ट्रांसफ़र करेंगे तो उनको अपना बेसिक बॉडी डिज़ाइन देंगे और थोड़े बहुत वेरिएशंस भी उसमें होंगे. नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन टर्न रिप्रोड्यूसेस. द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस. तो फर्स्ट जनरेशन ने सेकंड जनरेशन को क्रिएट किया और थोड़े वेरिएशंस उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए. उसके बाद जब सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन आएगी तो थर्ड जनरेशन के अंदर कुछ नए वेरिएशंस और होंगे जो क्रिएट हो गए होंगे. तो इस तरह से वेरिएशंस जो हैं वो आते चले जा रहे हैं और एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं, मतलब जुड़ते चले जा रहे हैं. तो जो थर्ड जनरेशन है उसके पास वो सारे वेरिएशंस हैं जो सेकेंड जनरेशन ने उसको पास किए हैं और सेकेंड जनरेशन के पास वो वेरिएशंस थे जो फर्स्ट जनरेशन ने उसको पास किया. तो उस तरह से जनरेशन टू जनरेशन आप देख रहे हो वेरिएशंस बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं. आप इसके लिए फिगर 9.1 का हेल्प ले सकते हैं. फिगर 9.1 में आप सपोज़ हमारे सामने ये पे एक पेरेंट है
तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस हो कैसे रहा है। द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू two individuals similar in body design but with subtle differences. Now just look at the diagram and we see that this is the parent and now two individuals are produced from that parent. तो आप यहाँ देखेंगे तो क्या थोड़े वेरिएशंस आ गए हैं? हाँ, यहाँ पर आप देखिए इसका जो हेड वाला पार्ट है वो रेड है और यहाँ पर इसका जो बेसिक फुट वाला पार्ट है वो ग्रीन है। तो ये वेरिएशंस हैं, जबकि इससे पिछले जनरेशन में जो सब कुछ था ब्लू कलर का, जबकि यहाँ पर फुट जो है ग्रीन कलर का हो गया है और हेड जो है वो रेड कलर का हो गया है। अब जब रेड कलर्ड हेड वाला पेरेंट आगे चल के रिप्रोड्यूस करता है तो आप देखो जो दो इंडिविजुअल्स हमारे आ रहे हैं वो उनके हेड का कलर रेड है, लेकिन आप देखें फिर नए वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर ये इसका जो हैंड है ये इसका कलर चेंज हो गया है और यहाँ पर इसका हैंड जो है वो रेड हो गया है। सो दीज वेरिएशंस आर नाउ एक्यूमुलेटेड। अब देखो एक्यूमुलेट हो रहे हैं कि नहीं, देखो रेड वाला हेड तो है, उसके अलावा और नया वेरिएशन भी आ गया, तो वो वेरिएशन अब जनरेशन का पार्ट हो गया है कि नहीं। अब देखो दूसरे वाले केस में यहाँ पर फुट जो था वो ग्रीन था, तो जब इसने आगे चल के प्रोड्यूस किया तो दो इंडिविजुअल्स फॉर्म हुए और दोनों के फुट ग्रीन हैं, लेकिन कुछ नए वेरिएशंस आए हैं क्या? हाँ आए हैं। यहाँ देखो इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो ब्लू कलर का है, तो ये एक नया वेरिएशन है। तो इस इंडिविजुअल के पास ये जो इंडिविजुअल है इसके पास देखिए आप इसका फुट ग्रीन कलर्ड है और इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो ब्लू कलर्ड है, तो स्काई ब्लू कह सकते हैं इसको। तो उसके पास दो वेरिएशन इकट्ठे हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारा एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी आप देखोगे जो कैरेक्टर्स हैं वो जो उनके ट्रेट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। इस फिगर को अब डिटेल में यहाँ पर हम टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं। In figure 9.1, it represents a situation if a single individual reproduces as happens in asexual reproduction. तो यहाँ पर asexual reproduction का एक एग्जाम्पल है बिकॉज एक सिंगल पेरेंट है। If one bacterium divides and then the resultant two bacteria divide again, the four individuals bacteria generated would be very similar. There would be only minor differences between them, generated due to small inaccuracies in DNA copying. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rules of inheritance. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़े बहुत माइनर वेरिएशंस हैं और वो वेरिएशंस जुड़ते चले जा रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो जनरेशन ये वाली है अगर इसको कंपेयर करो पेरेंट के साथ तो काफ़ी अंतर आ चुका है, और अगर ऐसी कई जनरेशन्स आगे चल के निकलती चली जाएंगी तो अंतर और बढ़ता चला जाएगा। डू ऑल दीज वेरिएशंस इन अ स्पीशीज़ हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ? तो क्या ये जितने भी हमारे इंडिविजुअल आए हैं क्या इन सबको समान मौका मिलेगा, इक्वल चांस मिलेगा सर्वाइव करने का किसी भी एनवायरनमेंट में? तो आंसर होगा नो, बिकॉज नेचर के अंदर जो भी वेरिएशन यूज़फुल है वो उस इंडिविजुअल को हेल्प करेगा और जो नॉन यूज़फुल वेरिएशन है वो हेल्प नहीं करेगा। तो हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नॉट। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट चांसेस टू सर्वाइव। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लें, हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस एग्जाम्पल में आप ये समझो कि सपोज देयर इज़ हाई टेम्परेचर। अब बताइए हाई टेम्परेचर की कंडीशन में सपोज किसी पॉन्ड के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी है, बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ ग्रो कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ता है तो सारे बैक्टीरिया उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, केवल वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास वो वेरिएशन होगा जो उनको टेम्परेचर को रेजिस्ट करने में हेल्प करेगा। सो नॉट ऑल आर गोइंग टू लिव इन द फ्यूचर, ओनली दोज लिव हु हैव दैट वेरिएशन विच सपोर्ट्स देम अंडर हाई टेम्परेचर। तो आने वाले समय में आपको उस पॉन्ड के अंदर कैसे बैक्टीरिया दिखाई देंगे? सारे के सारे उस पॉन्ड के अंदर हमको वही बैक्टीरिया दिखाई देंगे जिनके पास टेम्परेचर को रेजिस्ट करने का वेरिएशन था।
So all individuals are not favored, only those are favored who have useful variation, and ये हमने यहाँ पर सीखा इससे.